24वां प्रश्न, ए और बी की पेढ़ी की कुल संपत्ति 1,50,000 है, उसमें से रोकड़ 10,000 समाविष्ट है। पेढ़ी की शुद्ध संपत्ति 1,00,000 रुपये है। पूंजी और अनामत का प्रमाण 4:1 है। बी की पूंजी की अपेक्षा ए की पूंजी 20,000 अधिक है। वसूली खाते की हानि 20,000 हुई। पेढ़ी का विसर्जन किया। प्रारंभिक फल की तलपट बनाकर ए और बी की प्रारंभिक पूंजी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, कमेंट अवश्य करें। देखें हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले उसने बोला है संपत्ति कितनी है, कुल संपत्तियाँ 1,50,000 है। तो यहाँ पर संपत्ति आती है, यहाँ रकम आती है। तो संपत्ति कितनी लिखी है, 1,50,000 रुपये। ओके, तो यहाँ टोटल मार के लिख देते हैं, 1,50,000 रुपये लिखा है। और यहाँ पर लिखते हैं रोकड़ शेष दिया है। तो रोकड़ शेष दिया है। तो यहाँ पर देखें कितना दिया है, 10,000 रुपये दिया हुआ है। ओके, तो 10,000 रोकड़ लिख देते हैं। अब हमारे पास कितना बचा है, तो 1,50,000 में से 10,000 घटाते हैं तो 1,40,000 आ जाता है। तो ये हमारा क्या हुआ, अन्य संपत्तियाँ हुई, संपत्तियाँ ओके हुई। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो इधर का टोटल भी कितना आएगा, 1,50,000 आता है। अब हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या बोलता है, यहाँ पर शुद्ध संपत्तियाँ दी गई हैं, यानी दायित्व ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग दायित्व ज्ञात करते हैं। तो दायित्व कैसे ज्ञात किया जाता है, तो यहाँ पर लिखते हैं, सूत्र है दायित्व बराबर, आपको आता ही होगा, कुल संपत्तियाँ माइनस शुद्ध कुल संपत्तियाँ माइनस शुद्ध संपत्तियाँ। ओके, तो यहाँ पर कुल संपत्तियाँ हैं 1.5 लाख और शुद्ध संपत्ति हमको दी है 1 लाख, बराबर कितना आया है, 50,000 आया है। तो 50,000 दायित्व आया है। तो इधर लिख देते हैं, दायित्व बराबर 50,000। ओके, तो हमने दायित्व ज्ञात कर लिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर शुद्ध संपत्ति हमने ज्ञात किया है 1 लाख है, और 1 लाख का यहाँ पर देखोगे तो अंतर भी 1 लाख का आ रहा है, बराबर। 1,50,000 में से 50,000 घटाते हैं तो 1 लाख आता है। अब उसमें से हमको यहाँ पर पूंजी और अनामत का प्रमाण 4:1 है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं अंतर यूँ करके ज्ञात करते हैं। यहाँ पर इस तरह से यहाँ लिखते हैं पूंजी, बराबर क्या प्रमाण है, 4/5 बराबर कितना है, 80,000 आ जाता है। अंतर कितना था, 1 लाख का था। ओके, यहाँ पर पता पड़ा ना, 1,50,000 में से 50,000 घटाओ तो ये कितना आया अंतर, 1 लाख का। तो 1 लाख का 4/5 भाग इतना आता है। और यहाँ पर अनामत ज्ञात करना है, तो अनामत का भाग कितना है, 1/5। तो 1 लाख का 1/5 भाग कितना होता है, 20,000 होता है। ओके, 5 से भाग दोगे तो 20,000, यहाँ पर 4 से गुणा कर दिया 80, यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे तो 20,000 आता है। अब यहाँ पर हमारे पास तो आ गया है, अनामत कितना आया है, 20,000। तो हम लिख देते हैं अनामत 20,000। ओके, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ 80,000 संपत्ति आई है, क्या है, पूंजी है। तो यहाँ 80,000 लिख देते हैं। अब 80,000 को हमको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर समझें, कुल पूंजी कितनी है, कुल पूंजी, तो कुल पूंजी है हमारे पास 80,000। ओके, माइनस ए की अधिक पूंजी कितनी है, तो 20,000। तो यहाँ पर देखो कैसे पता पड़ा, तो यहाँ पर लिखा है बी की पूंजी की अपेक्षा ए की पूंजी 20,000 अधिक है। तो जिसकी अधिक है उसको घटा दो, यहाँ पर घटा देते तो हमारे पास कितना आ जाता है, 60,000। अब ये 60,000 को 2 बराबर हिस्से में बांट देते हैं तो कितना आता है, ये आया है, ए को मिलेगा 30,000 और बी को मिलेगा 30,000।
ओके। उसके बाद हम लोग करते हैं किसको अधिक है, एक को अधिक मिला है तो अधिक, कितना अधिक है तो 20,000 अधिक है, तो ए की पूंजी कितनी हो गई 50,000, 30,000 और 20,000 50,000, और बी की 30,000 ही है। तो इस तरह से हमने पूंजी, प्रारंभिक पूंजी ज्ञात कर ली है। यहाँ लिखते हैं पूंजी खाता बराबर ए बराबर 50,000 और बी बराबर 30,000, टोटल मार देते हैं तो 80,000 हमारा आ जाता है। अब अगला सवाल लिखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24, अदालत के हस्तक्षेप के अलावा सामान्य विसर्जन की पद्धतियां समझाइए। उत्तर है, अदालत के हस्तक्षेप के सिवाय नीचे दिए गए किसी भी पद्धति से साझेदार पीढ़ी का विसर्जन हो सकता है। नंबर 1, सर्वसम्मति से पीढ़ी के सभी साझेदार जब आपसी सहमति से विसर्जन करने के लिए सहमति प्रकट करते हों और साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन किसी भी समय हो सकता है, उसे स्वैच्छिक विसर्जन कहते हैं। नीचे दिए गए संयोग में पीढ़ी का विसर्जन होता है। किसी निश्चित उद्देश्य के लिए पीढ़ी की स्थापना की गई हो और उस उद्देश्य को पूरा होते ही पीढ़ी अपने आप विसर्जन होता है। अगर साझेदारी पीढ़ी अमुक निश्चित समय के लिए स्थापित की गई हो और उस समय के पूरा होते ही पीढ़ी का अपने आप विसर्जन हो जाता है। नंबर 2, करार के द्वारा, तो साझेदारों के बीच पहले से तय किए गए करारनामा की शर्तों के आधार पर साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन हो सकता है। तीसरा है नोटिस के द्वारा, स्वैच्छिक साझेदारों के अनुसार के संयोग में किसी भी साझेदार के द्वारा साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन करने का खुद का इरादा दर्शाती है। लिखित नोटिस अन्य साझेदारों को दी जाती है। इस नोटिस में दर्शाई गई तारीख से अथवा नोटिस मिलने की तारीख से उनके बीच की साझेदारी का अंत आता है। इस प्रकार पीढ़ी का विसर्जन होता है। नंबर 4, कानून विसर्जन। नीचे दिए गए संयोग में पीढ़ी का कानून के द्वारा अनिवार्य रूप से विसर्जन होता है। पीढ़ी धंधा चालू रखना जब गैरकानूनी बन जाए तब पीढ़ी का विसर्जन होता है। पीढ़ी की सभी साझेदारों अथवा एक के सिवाय सभी साझेदार दिवालिया घोषित हो जाएं। तो यहाँ पर देखते हैं 25वां, प्रयाग लिमिटेड ने तारीख 1/4/2017 के दिन ₹250 के एक ऐसे 7.5% के 8,000 डिबेंचर 5% बट्टा से निर्गमित किए। 5 वर्ष के बाद 31/3/2017 के दिन सभी डिबेंचर की रकम 10% प्रीमियम से वापस करनी है। कंपनी की बही में आवश्यक प्रविष्टि विवरण के बिना करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो पहली एंट्री होती है बैंक खाता बराबर उधार। अब बैंक खाते में हमारे पास डिबेंचर कितने हैं 8,000 और डिबेंचर की कीमत कितनी है तो 250 है, जिसमें से 5% बट्टा है। तो आप करेंगे 250 कैसे निकालेंगे, 250 माइनस 5% बराबर करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 237। कैलकुलेटर चलाने में होशियारी चाहिए, इस तरह से करोगे तो जल्दी से आएगा। तो गुणा कर देते हैं तो हमारे पास 19 लाख आ जाता है। ओके, अब यहाँ लिखते हैं 7.5% डिबेंचर आवंटन खाते का 19 लाख। ओके, इस तरह से हमने ये लिख दिया है। यहाँ पर आप विवरण लिख सकते हैं, वैसे विवरण लिखने के लिए ना बोला है। अब हम लोग करते हैं, यहाँ तारीख डाल देते हैं 1/4/17। ओके, अब ये भी है 1/4/17। हम यहाँ पर लिखते हैं, अब इसको डीए ऊपर जाएगा बराबर 7.5% डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते उधार कितना था तो 19 ही लाख था, तो 19 लाख आया हमारा। अब हमने यहाँ पर डिबेंचर में बट्टा दिया है तो डिबेंचर
बट्टा अनामत खाता उधार कितना है, 800 है, 8000 है, और 5% होता है 25 पंजे 125 यानी 12.5 पॉइंट ये आता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ करते हैं, कितना आ जाता है, गुणा करते हैं तो 1 लाख आ जाता है। 1 लाख कर दिया है। यहाँ पर लिखते हैं डिवेंचर निर्गमित करने से हुआ नुकसान खाते का, नुकसान खाता उधार। तो कितना हुआ है, तो देखोगे 8000 है। तो यहाँ पर देखो 10% प्रीमियम से वापस करना, यानी 250 का 10% प्रीमियम तो हमारे लिए नुकसान होता है। प्रीमियम से बट्टा से दिया, प्रीमियम से वापस करना है तो हमारे पास नुकसान हुआ है। तो 250 का 10% होता है 25, तो 25 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाता है, 25 अट्ठे 200 यानी कि 2 लाख रुपए आ जाता है। अब यहाँ पर लिखते हैं 7.5% डिवेंचर खाते का, बराबर कितना है, तो यहाँ पर लिखते हैं 8 लाख गुणा 250। टोटल पूरी कीमत का गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ आता है 20 लाख। कितना आ जाता है, 20 लाख, क्योंकि 25 अट्ठे 200 होता है तो 20 लाख हो गया है। डिवेंचर वापसी प्रीमियम खाते का, तो 8000 गुणा 25 रुपये प्रीमियम देना है, तो ये हो गया 2 लाख, 22 लाख का हो गया है। यहाँ पर देख लेना है 22 लाख इधर भी हो रहा है, इधर भी 22 लाख हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग विवरण के लिखते नहीं है, ना बोला है। अब 31/3/2022 ये वापस करना है, तो किसको वापस करना है, तो ये एंट्री क्लोज होगी दोनों, बराबर। धारक के खाते में लिखेंगे, पहले अभी देंगे नहीं, पहले लिखेंगे चौपड़े में, यानी पहले ये वाला उधार कर देते हैं क्लोज 7.5% डिवेंचर खाते उधार, तो हमको मालूम है 20 लाख है, ओके। डिवेंचर वापसी प्रीमियम खाता उधार 2 लाख, और डिवेंचर धारक खाते का टोटल करते हैं तो कितना हो जाता है, ये 22 लाख हो जाता है। अब हम लोग डिवेंचर धारक को पैसा देंगे, तो डिवेंचर धारक को पैसा देंगे तो ये उधार हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा 31/3/2022। तो डिवेंचर धारक खाता उधार 22 लाख किससे देते हैं, तो बैंक से देते हैं, ओके। तो बैंक खाते का 22 लाख। इस तरह से इस क्या बोलते हैं सवाल को पूरा कर दिया है। हम अगला सवाल देखते हैं। तो 26वां क्वेश्चन है, एपेक्स लिमिटेड ने 300 का एक ऐसे 12% के 8000 डिवेंचर निर्मित किए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने निर्मित अपने 2500 डिवेंचर प्रति डिवेंचर रुपये 280 के भाव से विनियोग करने के लिए बाजार में खरीदे थे। उपर्युक्त व्यवहारों पर से आवश्यक प्रविष्टियाँ लिखिए। तो हम लोग यहाँ पर से लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ करते हैं नंबर 1, बैंक खाता उधार। तो 300 के रुपए के शेयर खरीदे हैं, 8000 डिवेंचर हैं, तो 8000 गुणा 300 कितना होता है, 24,000 हो जाता है। 12% के डिवेंचर हैं, तो डिवेंचर आवेदन
आवंटन खाते का 2,40,000। ओके, अब हम लोग आगे करते हैं, दूसरी एंट्री करते हैं। 12% डिबेंचर आवेदन आवंटन खाता उधार कितना है? 2,40,000। 12% डिबेंचर खाते का, बराबर। यहाँ पहले शुरुआत में पैसा मिलता है, इसलिए बैंक से पैसा आता है, बैंक खाते उधार हो जाता है। किसके आए हैं? आवेदन या आवंटन के आए हैं। अब आवेदन आवंटन खातों को डिबेंचर खाते ले जाना पड़ेगा, इसलिए डिबेंचर खाता उधार और डिबेंचर आवेदन आवंटन खाता उधार करेंगे, डिबेंचर खाते ले जाएंगे तो 2,24 लाख आता है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? तीसरा, अपने डिबेंचर में विनियोग खाता उधार कितना है? 7 लाख, बराबर। तो 2500 डिबेंचर थे, बराबर। 2500 गुणा और 280 के भाव से विनियोग किए, 280 लगा दिए हैं तो 7 लाख आता है। और बैंक खाते, यहाँ पर बैंक खाते का कितना आ जाता है? 60 लाख आ जाता है, तो यहाँ 7 लाख लिखते हैं, बराबर। तो हमने यहाँ पर ये वाला सवाल पूरा करते हैं। बेचा नहीं है, बेचा हो तो और आगे और एंट्री होती है। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। तो अथवा वाला 26वां है, डिबेंचर निर्गमित करते समय करने संबंधी विधि बताइए। पहले यहाँ पर है डिबेंचर निर्गमित करने संबंधी निम्न है, बराबर। विधियाँ निम्न है। नंबर 1, डिबेंचर प्रकाशित करने के लिए सर्वप्रथम कंपनी के डिबेंचर बोर्ड की सभा में ऋण पत्र की संख्या, रकम और ब्याज की दर की शर्तों की स्पष्टता की जाती है। दूसरा है, आम जनता ऋण पत्र खरीद सके इसलिए विज्ञापन अथवा विज्ञापन पत्र के बदले या निवेदन प्रकाशित करना पड़ता है। तीसरा है, शेयर प्रकाशित करने की तरह ही यहाँ भी आम जनता को डिबेंचर खरीदने के लिए एक अलग आवेदन पत्र तैयार करना पड़ता है। चौथा देखते हैं, डिबेंचर सार्वजनिक अभिधान द्वारा प्रकाशित किए जाएं तब उस पर प्राप्त रकम शेड्यूल बैंक में एक अलग खाते में रखी जाती है। इस प्रकार शेयर अभिधान की तरह ही डिबेंचर अभिधान के समय भी आवेदन पत्र पर प्राप्त रकम सीधी बैंक खाते में भरी जाती है। पाँचवा है, कंपनी कानून 2013 के निम्नानुसार कम से कम 90% अभिधान भरा जाना आवश्यक है। छठा है, डिबेंचर की राशि एक साथ अथवा किस्तों से मंगवा सकते हैं। सातवां है, डिबेंचर की राशि शेड्यूल बैंक में जमा होने के बाद जिन आवेदकों के डिबेंचर स्वीकृत किए हों उन्हें स्वीकृत पत्र भेजा जाता है और जिन आवेदकों को डिबेंचर अस्वीकृत किए हों उनके डिबेंचर आवेदन पत्र की रकम वापस की जाती है। आठवां है, डिबेंचर की मूल कीमत प्रीमियम या बट्टा से प्रकाशित कर सकते हैं। प्रीमियम और बट्टा का दर डिबेंचर द्वारा तय किया जाता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।